आज हम मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय एवं उनकी काव्य कलाओं की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह विषय हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं, उनके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बेहद उपयोगी है। इसमें सर्वप्रथम हम जायसी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म संवत 1550 में अधिकतर विद्वान मानते हैं और इस पर एक मत है, इसलिए इनका जन्म संवत 1550 में माना जाता है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1492 ईस्वी संवत 1549 माना है, वहीं डॉक्टर वासुदेव शरण ने इनका जन्मकाल सन 1475 ईस्वी सिद्ध किया है, लेकिन अधिकतर विद्वान 1550 पर एक मत हैं। अतः इनका जन्म समय 1550 संवत ही माना जाता है। महाकवि जायसी भक्तिकालीन प्रेम मार्गी धारा के सर्वप्रमुख कवि हैं। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। जायस नगर में इनका जन्म होने के कारण इनको जायसी कहा जाता है और इसीलिए ये अपने नाम के पीछे आजीवन जायसी लगाते रहे हैं। जायसी को अमेठी राजघराने ने पर्याप्त सम्मान दिया। यद्यपि ये काने और कुरूप थे, किंतु फिर भी प्रतिभा के धनी थे। शेर शाह इस विकृत छवि को देखकर एक बार हंस पड़ा। तब जायसी ने कहा कि आप मुझ पर हंस रहे हैं या मुझको बनाने वाले ईश्वर पर। इस पर शेर शाह को लज्जित होकर क्षमा मांगनी पड़ी थी। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हों, किंतु हृदय से हिंदू ही थे। इसका जीवंत प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का तुल्य योग है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। वे मुसलमान तो थे किंतु कट्टर नहीं थे। इन्होंने साधु और संत का समागम किया। उन्होंने संसार को देखा भी था और समझा भी था। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। वे अनहलक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के विश्वासी थे। उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था। इसी से वे जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते हैं। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का ही आभास मिलता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक थी। वे सूफी थे, अतः इसी मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और अनंत शक्ति में पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। यद्यपि जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे,
तथापि पद्मावत में वीर रस का भी स्थान स्थान पर सुंदर परिपाक हुआ है। जायसी की मृत्यु संवत 1600 में अमेठी में हुई थी। अब हम जायसी की रचनाओं के बारे में जानेंगे। जायसी की रचनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की, लेकिन प्रामाणिक तौर पर अब तक हमें इनकी 3 रचनाएं ही मिलती हैं। इन 3 रचनाओं में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। जायसी की कीर्ति का आधार पद्मावत को माना जाता है। पद्मावत 1947 हिजरी में रचा गया और यह हिंदी साहित्य का अवधी भाषा में लिखित प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की लौकिक प्रणय गाथा का चित्रण मसनवी शैली में किया गया है। यह महाकाव्य रामचरितमानस की तरह दोहा चौपाई में निबद्ध है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके मित्र शाही वक्त शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरु एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावत में लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को प्रेम की पीर का काव्य कहा है। हीरामन सुआ और रानी पद्मावती की कहानी को काल्पनिक और ऐतिहासिकता के ताने बाने में बेहतर ढंग से जायसी ने बुना है। पद्मावत का महत्व साहित्यिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से माना जाता है। इनके अन्य जो 2 ग्रंथ हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में अरबी भाषा के एक अक्षर को लेकर के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है, जबकि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। लेकिन सर्वाधिक जो चर्चित कृति है जायसी की, उसे हम पद्मावत के रूप में जानते हैं। अब हम जायसी की काव्य कला के बारे में जानेंगे। जायसी का पद्मावत सूफियों की मसनवी पद्धति पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य है। इसके आधार पर ही जायसी की काव्य कला को स्पष्टतः हृदयंगम किया जा सकता है। पद्मावत इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। इसमें आए वस्तु वर्णन इसका प्रमाण है। द्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, समुद्र, आक्रमण, युद्ध मंत्रणा, दूत प्रेषण, जन्म, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप सौंदर्य और संयोग वियोग का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकृति सौंदर्य की। जायसी प्रकृति सौंदर्य के पारखी थे। उनका हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर मयूरव्रत नृत्य करता हुआ भाव विभोर हो उठता था। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के शब्दों में जायसी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति नटी के क्रीड़ाकलाप को भावपूर्ण दृष्टि से देखा है तथा प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का साम्य स्थापित करते हुए सूक्ष्म मनोभावों के सरल और सुंदर चित्र अंकित किए हैं। यही कारण है कि जायसी का पद्मावत प्रकृति पटी पर अंकित मानव मनोभावों का आकर्षक चित्र है। जायसी की रहस्य भावना भी उनके काव्य की महत्तम उपलब्धि है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं रस की। पद्मावत श्रृंगार प्रधान काव्य है, अतः इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है।
इसमें आद्यांत रवि रति नामक स्थायी भाव की पूर्ण अभिव्यंजना हुई है, किंतु अंत में करुण रस की अवतारणा दिखाई देती है। इतने पर भी यह स्पष्ट है कि जायसी ने श्रृंगार रस के बड़े मनोरम चित्र अंकित किए हैं और संयोग व वियोग में से वियोग को गहन भूमिका पर प्रस्तुत किया है। अब हम चर्चा करते हैं जायसी की भाषा पर। जायसी की भाषा अवधी है। इनके काव्य में अवधी भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य देखते ही बनता है। भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग अत्यल्प है। इनकी शैली मसनवी है। अब हम बात करेंगे अलंकार की। जायसी ने प्राय सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है और इनके द्वारा मानव मनोभावों की बड़ी ही रमणीय अभिव्यंजना की गई है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूप का अतिशयोक्ति का प्रयोग जायसी ने सर्वाधिक मात्रा में किया है। इनका प्रयोग काव्य में अर्थ गांभीर्य और भावोत्कर्ष में सहायक हुआ है। जायसी ने प्रमुखतः दोहा, चौपाई, छंद में ही अपने काव्य की सर्जना की है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने इस छंद पद्धति को कड़वकबद्ध छंद पद्धति कहा है। अब हम बात करते हैं प्रेमाख्यानक काव्य के रूप में। जायसी का पद्मावत एक प्रेमाख्यानक काव्य है जो भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर जो काव्य लिखे गए हैं उनमें न तो प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया गया है और न ही उसके महत्व को। जायसी का पद्मावत इसका अपवाद है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर, विरह वेदना और अनुपम सौंदर्य को विशेष स्थान प्राप्त है। अब हम बात करते हैं जायसी के विरह वर्णन की। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। ऐसा विरह वर्णन देखने को अन्यत्र नहीं मिलता है। इसमें नागवती का विरह वर्णन अद्वितीय है, हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। नागवती के विरह की बराबरी हिंदी साहित्य में कोई दूसरा विरह वर्णन नहीं है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जायसी का काव्य दो संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है, चाहे भाषा की दृष्टि से हो, भाव की दृष्टि से हो। जायसी का काव्य बेजोड़ है। धन्यवाद।